चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग पहले बेसिक जो 10th में पढ़ा है, 10th नहीं सॉरी 11th में जो पढ़ा है वो याद कर लेता है। सो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वेव्स। सो वेव्स इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, या फिर ये नई भी वर्ड यूज करोगे तो चलेगा। इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट propagates through मीडियम। ये ओल्ड डेफिनेशन है, मीडियम की जगह स्पेस लिखना चाहिए। ठीक है, ये बुक्स के डेफिनेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मीडियम ये वर्ड सही नहीं है, स्पेस लिखना चाहिए। बट एनीवेज लेट अस स्टडी द ओल्ड डेफिनेशन। एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, ऑसिलेट करना मतलब ऐसे हिलना। ठीक है, पेंडुलम अगर देखोगे, इफ यू लुक एट मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। कैसे चलता है पेंडुलम? ऐसे आगे पीछे। सो दिस मोशन इज ऑसिलेशन। ठीक है, हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है तो उसमें बहुत स्मॉल स्केल पर ऑसिलेशंस होते हैं, माइक्रो ऑसिलेशंस होते हैं। मैंने इस बोर्ड को ऐसे फटका लगाया तो बोर्ड भी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ना। तो हर चीज़ जो है वो माइक्रो लेवल पर ऑसिलेशन करती होती है, या फिर विजिबल ऑसिलेशंस भी होता है ना। झूले पे बैठ के झूल रहे हैं हम लोग, सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑसिलेशन। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन एक ही चीज़ है, आप ये समझ लो, दीज आर सिनोनिम्स। सो एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। स्टिल वाटर है, इमेजिन कर लो स्टिल वाटर का पॉन्ड है, हमने एक उसमें क्या कर दिया, पत्थर या कुछ तो डाल दिया। सो स्टिल वाटर था, मीडियम के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स सारे स्टिल थे, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, जहाँ पर हमने स्टोन डाला है हमने डिस्टर्बेंस वहाँ पर दिया है। अब होगा क्या, जैसे हमने स्टोन ड्रॉप कर दिया, होगा क्या, वो जो हमने वहाँ पर एनर्जी दिया, डिस्टर्बेंस इज बेसिकली एनर्जी। ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हमने सप्लाई किया किसी भी तरीके से। हमने उस स्टिल वाटर को डिस्टर्ब कर दिया स्टोन डाल के। अब होगा क्या, यू विल नोटिस दिस। यहाँ पर अगर ये पूरा पानी का स्टिल वाटर का एक पॉन्ड है, तो यहाँ पर हमने जैसे ही स्टोन डाला, यहाँ से ऐसा सर्कुलर वेव फ्रंट्स जाना चालू हो जाएगा। वेव फ्रंट्स हम सब पढ़ चुके हैं, सही बात है, तो सबको पता है वेव फ्रंट्स क्या होता है ना। तो इस तरह का सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएगा। सो ये हो क्या रहा है, दिस डिस्टर्बेंस दैट वाज प्रोड्यूस्ड हियर इज प्रोपोगेटिंग थ्रू दिस मीडियम। ठीक है, एंड दैट डिस्टर्बेंस विच इज प्रोपोगेटिंग थ्रू मीडियम इज कॉल्ड एज वेव। तो ये वेव है। ठीक है, ये जो आगे जा रहा है ये क्या है? वेव। दिखने में कैसा दिखता है? अगर आप साइड से देखोगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट सारे वेव्स ऐसा नहीं दिखते, है ना। वेव्स अगर हमने कभी भी सोचा तो हमारे दिमाग में पहला पिक्चर ये आता है, बिकॉज हमने ये वेव देखा हुआ है ना। कुछ वेव्स जो है वो दिखते नहीं है, जैसे कि लाइट वेव है, लाइट वेव की वजह से दिखता है, बट वी कैन नॉट सी द लाइट वेव, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे टाइप के वेव्स हैं, तो टाइप्स पढ़ लेते हैं एक बार, टाइप्स भी याद कर लेते हैं। मेजर टाइप्स बोल लो या फिर क्लासिफिकेशन बोल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी कुछ वेव्स जुड़ सकती है इन फ्यूचर, कुछ और रिसर्च हो रहा है जिससे और कुछ वेव्स आ सकती है। पहले तो जो स्टैंडर्ड पता है वो लिख लेते हैं। पहला जो है मैकेनिकल वेव, दूसरा है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइन छोड़ रहा हूँ इसका डेफिनेशन लिखने के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा कैटेगरी है मैटर वेव्स। ये भी बुक्स के हिसाब से जा रहा हूँ, और भी इसको छोड़ के कुछ और एक्स्ट्रा वेव्स है जिनके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है। इनमें से एक है ग्रेविटेशनल वेव, रिसेंटली डिटेक्ट हुई है, आपको अगर पता होगा तो। LIGO, लाइगो ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड में शायद से 2 जगह है अभी, और तीसरी इंडिया में बन रही है। तो वहाँ पर इसका डिटेक्शन रिसेंटली हुआ था, कुछ मेरे ख्याल से 2-4 साल हो गए उसको भी। अब नया जो है लेबोरेटरी और कुछ सेटअप कर रहा है, क्योंकि ये जो वेव्स होते हैं दीज आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। इनसे अर्थ जो है वो स्क्वीज़ होती है और एक्सपांड होती है। अर्थ के साथ हम लोग भी स्क्वीज़ होते हैं और एक्सपांड होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, वो एक्सपांशन या स्क्वीजिंग जो होता है अर्थ का, इट इज़ इन मिलीमीटर्स,
मिलीमीटर्स में इतनी बड़ी किलोमीटर साइज़ की अर्थ, कितना 6400 किलोमीटर का रेडियस, इतनी बड़ी अर्थ मिलीमीटर्स में अगर स्क्वीज़ होगी इस वेव से, तो ऑब्वियस बात है हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइप का, मेरे ख्याल से ह्यूमन ने जो सबसे सेंसिटिव और सबसे एक्यूरेट डिवाइस कोई बनाया होगा तो वो ये है ना। इससे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस हो ही नहीं सकता, अब तक तो भी नहीं है, और उस पर काम चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो दीज आर सर्टन वेव्स जो हमको पता है, ये अभी रिसर्च चल रहा है, तो फ्यूचर में ये आ जाएगी, और भी कुछ 2-4 वेव्स आ सकती है इसमें। मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या है? आगे बढ़ना मीडियम के अंदर। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम। जो भी वेव मैकेनिक्स डेवलप हुआ था, वेव रिलेटेड जो भी हमारा फिजिक्स का ब्रांच है, वो जब डेवलप हुआ था तो तब मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ 1890 के आसपास या उसके बाद, मतलब 1900 के आसपास समझ लो, तब इसके बारे में उस 1850 टू 1900 के टाइम में इसके बारे में पता चला। लेटर ऑन इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में बनाया गया। हर्ट्स ने पहला वेव बनाया था, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसपोर्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। एंड देन आज हम लोग जो ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो इसके वजह से है ना। ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, अभी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू दिस, है ना। बट इसके बारे में पहले नहीं पता था। तो जो भी हम लोग वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मीडियम को लेके चलते हैं। मैं पढ़ाते वक्त भी कई जगह यूज़ करूँगा वर्ड मीडियम, बट मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी। सिर्फ इस वेव के लिए मीडियम चाहिए, बाकी वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स है? दीज आर द वेव्स formed by oscillating electric and magnetic fields. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं, एंड दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मैटर वेव। मैटर वेव्स के बारे में हमारे बुक में एक लेसन है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहाँ पर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैटर वेव्स आर डी ब्रॉगली वेव्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस। सिंपल वर्ड्स में अगर बताना है, ये बुक में नहीं मिलेगा, मैंने जो डेफिनेशन दिया है, मैथमेटिकल फंक्शंस या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। इसके आने के बाद फिजिक्स का एक और नया ब्रांच बन गया विच इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, और उसमें भी एक और छोटा ब्रांच बन गया वेव मैकेनिक्स। तो वो इसका पार्ट है। तो इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे जब ये लेसन आएगा। इंट्रोडक्शन है आपको, उसके बारे में ज़्यादा नहीं है 11th और 12th में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया वेव्स के बारे में। अभी इस लेसन में हम लोग इसको फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने 11th में पढ़ लिया है, सही बात है, ऊपर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट ये हो चुका है हमारा पढ़ के। इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स और उनका सुपरपोजिशन। और ख़ास बात यह है कि ये सारे वेव्स का बिहेवियर एक जैसा है। वंस यू स्टडी मैकेनिकल वेव्स इन डिटेल, सेम अप्लाइज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेम अप्लाइज फॉर मैटर वेव्स एंड ऑल अदर वेव्स, ऐसा सोचा जाता है। एनीवेज मैटर वेव्स के बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है। ग्रेविटेशनल वेव्स है, और भी कुछ अलग अलग वेव्स हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं, कुछ थियरीज़ में है। ये फॉर्चुनेटली इसका फर्स्ट डिटेक्शन हो गया, अदरवाइज़ ये भी थियरी में ही था, है ना। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये theoretical wave था। This was proposed by Einstein. Einstein said that there has to be one more wave, gravitational wave. अब वो कौन सी कैटेगरी में रखे, जब तक उसको ढंग से उसका स्टडी नहीं होगा तब तक नहीं बता सकते, या फिर उसका खुद का अलग कैटेगरी भी हो सकता है ना। तो ये हो गया अपना वेव्स के बारे में ऊपर का आइडिया। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। मैकेनिकल वेव के भी 2 टाइप है। ये हटा दो सारा, हो गया लिख के,
लिखना है ये हो गया। अच्छा लिख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। सो दीज आर द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम। अब इसमें दो कैटेगरी आती है वापस से, एक है ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकेंड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव दिखने में ऐसी, लॉन्जिट्यूडिनल वेव को देख नहीं सकते, ऐसी नहीं होती है। तो हम लोग इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं साउंड के लिए। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, so this represents displacement of molecules, this also represents displacement of molecules of medium में से जब भी वेव जाएगा तो इस तरह का कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन बनेगा। यहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ बनेगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम लोग साउंड लेसन में पढ़ चुके हैं 11th में, है ना। तो ये हो गया दो कैटेगरी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कहाँ कहाँ होती है? स्ट्रेच्ड, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, इनके अंदर होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है ट्रांसवर्स वेव के। सरफेस वेव्स ऑफ वाटर, मतलब ये कौन सी वाली वेव्स है? पानी के अंदर पत्थर डाल दो तो जो वेव्स बनती है वो ये सरफेस वेव्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आएगा साउंड। ठीक है, और भी वेव्स हो सकती है, मेरे को इतना एग्जांपल पता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लो। ये हो गया ऊपर का सारा डिस्कशन, ट्रांसवर्स वेव हो गया। वेव्स के बारे में कुछ और टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड, वो सारा देख लेते हैं एक बार। लिख लो यहाँ तक। गिटार की स्ट्रिंग में कौन सी वेव होगी फिर? गिटार बजा रहे हैं तो लॉन्जिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स? स्ट्रिंग के अंदर होगी ट्रांसवर्स, और जो उससे टर्मिनोलॉजी समझेंगे, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वेव्स। सब पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवीजन दे रहा हूँ बच्चों, ये सब पढ़ाया हुआ है तुमको। सही बात है ना, या नया लग रहा है सब कुछ? पढ़ा है क्या 11th में साउंड लेसन? लेसन का नाम भी बता रहा हूँ मैं, देखो। चलो अभी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 वेव क्या है वो तो पता होना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। पहले मैं वेव का डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कौन सी वेव लेके चल रहे हैं? ट्रांसवर्स समझ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये विजुअलाइज करना आसान है, समझना आसान है, इसलिए मैं ये वेव ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। नॉर्मली पार्टिकल्स ऑफ मीडियम यहाँ होते हैं इस जगह पर। स्टिल वाटर के बारे में सोचो, स्टिल वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल्स है। वेव आ गई कहीं से तो इस डायरेक्शन में आ गई, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहीं रहेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द मॉलिक्यूल। सही है, जैसे वेव्स जाएगी आगे, ये डिस्प्लेसमेंट और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहला टर्म एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेटिंग ड्यू टू वेव, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेटिंग ड्यू टू वेव, वो पार्टिकल वेव की वजह से ऑसिलेट कर रहा है ना। ये बुक वाली डेफिनेशन नहीं है, मैंने अभी अभी बनाई हुई डेफिनेशन है। दूसरा साइकिल। साइकिल क्या होता है? वन साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन।
साइकिल या ऑसिलेशन। क्या होता है साइकिल या ऑसिलेशन? वन साइकिल और वन ऑसिलेशन, वन साइकिल और वन ऑसिलेशन। यस, कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन, यहाँ से ऊपर गया फिर वापस नीचे गया फिर वापस आ गया। सो दिस इज वन साइकिल। वन ऑसिलेशन इज वन साइकिल, मतलब क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव इट इज वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव it is one crest and a trough। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बन गया, वन साइकिल बन गया। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो वो हो जाएगा वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफ्रैक्शन। जनरल लिखना है तो वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन लिख सकते हैं या टू एंड फ्रो मोशन लिख सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। बुक्स में डेफिनेशन अलग हो सकती है, नो वन विल आस्क यू डेफिनेशन, समझने के लिए सारे टर्म्स बता रहा हूँ। थर्ड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? These waves are periodic in time and periodic in space. These waves are periodic in time and periodic in space. So periodic का मतलब क्या है? Something that repeats after equal intervals of time, तो periodic in time. Something that repeats after equal distances, that is called periodic in space. तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, या उतना टाइम जिसमें वो वापस से वेव रिपीट होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक वेव गया तो लेटर से उसको टाइम लगा टी, कैपिटल टी, उसके बाद वापस से सेम वेव बनेगा और उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। सो दैट टाइम इज टाइम पीरियड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल, या फिर वन वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। सो टाइम रिक्वायर्ड to complete हाँ जाके टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज योर टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम इन विच द वेव रिपीट्स इट्स ऑसिलेशंस, ऐसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। एक सेकेंड में कितने साइकिल्स होंगे वो फ्रीक्वेंसी है। हो गया। अब यहाँ पर हमने जो भी वेव्स का डिस्कशन किया, दीज वेर प्रोग्रेसिव वेव। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ये सारा हो गया ना, इरेज कर दो। ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, मेरे हिसाब से तो सब हो गया। एक और रह गया, छोटा सा टर्म रह गया, फेज। फेज ऑफ वेव। तो वेव का फेज क्या होता है, इसको समझने के लिए ये जो पार्टिकल है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट x देखो। ये जब वेव जाएगी तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है, इट विल मूव लाइक दिस। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और उसका जो इक्वेशन आता है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये उसके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आता है, मैथमेटिकल फंक्शन। ये मैंने ऑसिलेशन लेसन में डिराइव किया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, सो x इक्वल टू a sin, a इज एम्पलीट्यूड। ये साइन वेव दिख रहा है ना, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। ये साइन का ग्राफ है। मेरा पार्टिकल इसी पाथ में ऑसिलेट करने वाला है, मतलब मेरे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा या जो फंक्शन होगा दैट विल बी साइन फंक्शन। उसके ब्रैकेट के अंदर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड फेज। ठीक है, और फेज हमें बताता ये है कि पार्टिकल, लेटर से ये उसका मीन पोजीशन है, मतलब वेव नहीं आएगा तो पार्टिकल यहाँ पर, वेव आ गया तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करने वाला है। मैंने उसको बोला स्टैच्यू। अब इस टाइम इंस्टेंट पे वो कहाँ पर है, ये मीन पोजीशन है, वो यहाँ है, तो ये उसका हो गया फेज। इसको कैसे बता सकते हैं? दो तरीके से। एक तरीका है इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो। लेटर से ये मीन पोजीशन है
और यहाँ पर कहीं तो है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना बता दिया, लेटर से एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर बताने से क्या मुझे उस पार्टिकल का ऑसिलेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते आ रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं? 2 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है? यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग द डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द डिस्प्लेसमेंट, हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एक साइकिल है, एक साइकिल को हम लोग 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे या फिर 0 से 2 पाई रेडियन में। यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री या फिर 0 to 2 पाई रेडियन। ये कितना? 360 डिग्री का आधा 180 या फिर कितना रेडियन? पाई रेडियन। ये उसका आधा π/2। अगर मेरा एंगल 30 डिग्री है तो मेरा पार्टिकल किस स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में होगा? यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा और वो यहाँ इस पार्ट में होगा वेव के। तो बस मैंने आपको एंगल दे दिया, आप उसका लोकेशन निकाल सकते हो, अंदाजे से भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट निकाल दो तो इस फॉर्मूला में डाल दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। कितना? अगर साइन ऑफ 30 डाल दोगे, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2, सो a/2। ये a है तो ये a/2 डिस्टेंस पे होगा मेरा पार्टिकल। मुझे एग्जैक्ट उसका लोकेशन पता चल रहा है, a/2 डिस्टेंस पे है, और a/2 डिस्टेंस पे ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है, लेकिन मेरा पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सब पता चल रहा है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्यूचर भी पता चल रहा है। तो फेज से हमें सब कुछ पता चलता है। सो दिस इज बेसिकली फेज एंगल। फेज एंगल, और फेज एंगल होता क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेव फंक्शन। इट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? साइन के ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ वेव फंक्शन बोल सकते हो। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फिजिक्स में डेफिनेशन कुछ और होगा बुक में, तो वो देख लेना बुक में क्या डेफिनेशन दिया है फेज ऑफ वेव। सो फेज हमें क्या बताता है? इट इज़ बेसिकली वेव फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है एंड इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर ये लिख लो, इट गिव्स अस information about state of oscillation। ठीक है, ये हो गया आपका वेव। सारे टर्म्स खत्म हो गए, अब आगे बढ़ता है। अब ये जो भी मैंने वेव्स पढ़ाए, ये सारे वेव्स थे प्रोग्रेसिव वेव। ये सारे वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स थे। प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब क्या होता है? नाम में ही है। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो ये वेव्स क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस समवेयर हियर। वो सारे साउंड वेव्स यहाँ से निकल रहे हैं, नाक और मुंह से, है ना। और कहाँ जा रहे हैं? इस मीडियम में हर तरफ आगे बढ़ रहा है। यस और नो? एक सेकेंड रुको। प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या है? द वेव्स दैट प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आगे चलते रहेंगे। ऐसे वेव्स को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स। सो द वेव्स दैट प्रोग्रेसेस और एडवांसेस थ्रू द मीडियम आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ऐसी भी एक और कैटेगरी होती है जो आगे नहीं बढ़ते, ऐसे भी वेव्स होते हैं। दोज वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। इसके मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, इस लेसन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स मतलब ऐसे वेव्स जो आगे नहीं बढ़ सकते। गिटार की स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती है, गिटार के दोनों एंड पर जो स्ट्रिंग है उसको फिक्स किया जाता है विथ सम ब्रिज, ठीक है। तो ये दोनों एंड पर हमारा स्ट्रिंग जो है, गिटार का स्ट्रिंग, ये फिक्स्ड है। और जब इसको हम लोग प्लग करके छोड़ेंगे, सो द वेव्स विल मूव लाइक दिस। यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, वो मीडियम में आगे नहीं जा सकती। स्ट्रिंग वेव की बात कर रहा हूँ, साउंड की नहीं। सो दीज स्ट्रिंग वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स। वो इस गिटार स्ट्रिंग के अंदर फंसी हुई वेव्स है ना। सो दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द मीडियम। सो सच वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। इसको हम लोग लेसन के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। इसका जो इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस, ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल फॉर्मेट है, फॉर्मेट बुक टू बुक वेरी करता है, अपने बुक में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट एनीवेज दिस इज द जनरल फॉर्मेट। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो फर्क है, ए ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिख लो, क्योंकि प्लस फाइव जनरल इक्वेशन बनाता है, ठीक है। फाइव का वैल्यू जीरो होगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाइव जो है वो इनिशियल फेज है, कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ऑसिलेशन। इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये ऑसिलेशन का इक्वेशन, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पर इस इक्वेशन में x आ रहा है, x या फिर y या फिर z कुछ भी आ सकता है। y का मतलब है पार्टिकल y एक्सिस में मूव कर रहा है, x का मतलब है वेव आगे जा रही है इन द x डायरेक्शन। यहाँ पर ये लिख लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव z डायरेक्शन में जाती तो इधर होता ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। और ऑब्वियस बात है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, इसलिए ये y तो ये x। ये किस वेव का इक्वेशन है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडिनल। ये देख के कौन सा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा है और वेव आगे जा रही है x में। कौन सा वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन लिखा है मैंने, हम लोग ज़्यादातर डिस्कशन ट्रांसवर्स का ही करेंगे, है ना। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे प्रोग्रेसिव वेव के लिए। सो दिस इज इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव है ना तो प्रॉब्लम ये है कि उसके डिस्प्लेसमेंट बहुत अजीबोगरीब है, उसके लिए इतना अच्छा मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, बट उसके प्रेशर जो होता है जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाती है किसी मीडियम से, it produces compression and reflection, and when you draw pressure versus time graph that looks similar to this function, तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो। ट्रांसवर्स है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव के केस में प्रेशर इक्वेशन। लॉन्जिट्यूडिनल वेव हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में किसको पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स को, क्योंकि वो समझने में आसान है। चलो, तो ये हो गया प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या है, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? ओके, अ वेव दैट प्रोग्रेसेस थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। मेरा वेव ऐसा है स्टार्टिंग में और आगे जाने के बाद ऐसा हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, दिस इज नॉट अलाउड। विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म, वेव जैसा शुरुआत में है मीडियम में से प्रोपोगेट करते वक्त उसी फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी कभी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इन द मीडियम, बट उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, उसका इक्वेशन जो है वो यही रहना चाहिए। भले ही एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत डिक्रीज हो सकता है। हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। आइडियल केसेस लेके पढ़ेंगे पूरा। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? स्टेशनरी वेव क्या बताया मैंने, दो बाउंड्रीज के बीच में फंसा हुआ वेव, यहाँ से यहाँ वो ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। उसके हम लोग बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और वीडियोस भी देखेंगे। तो अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। टेक्स्ट बुक में है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, थियरी पार्ट है, तो डिस्कस कर लेते हैं बुक में से ही। तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 131, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, पेज 131, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सभी ने ओपन किया बुक? हाँ, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, गर्ल्स में से पढ़ो। सखी रीड कर। Each particle in a medium executes the same type of vibration. Particles vibrate about their mean position, performing simple harmonic motion. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल्स है दे परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हर जगह मीडियम वाला वेव लेंगे। मतलब कौन सा वेव है, मटेरियल, वो कौन सा होता है वेव, मैटर वेव, मैटर वेव नहीं, कौन सा बताया मैंने, मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो मटेरियल मीडियम हर जगह आने वाला है डेफिनेशंस में और डिस्क्रिप्शन में। सो व्हेन वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम द पार्टिकल्स परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या, इस तरह का जो मोशन होता है, आप इमेजिन कर लो एक स्प्रिंग लगा दो, स्प्रिंग के नीचे मास लगा दो और उसको छोड़ दो, सो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस।
वो देखो कई बार कार के अंदर ऐसे रहता है, हनुमान जी लटके रहते हैं स्प्रिंग से और वो ऐसे ऊपर नीचे, कभी कभी मंकी लगा रहता है किसी की कार में, तो दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो ईच पार्टिकल इन द मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक जैसा होगा। टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन मतलब सबका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो यही होगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, वो देख लो जो मैंने डॉटेड डॉट्स बनाए हैं डायग्राम में, दोज आर मीन पोजिशन, उसके आसपास ही वाइब्रेट करेंगे। सेकेंड थिंग, द वाइब्रेशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। SHM का एक और खास बात है, द एक्सेलरेशन और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग को जितना खींचोगे उतना ही वो स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगाएगी, जितना खींचोगे मतलब x, डिस्प्लेसमेंट जितना आप उसका करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, उतना उस स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रबर बैंड का भी सिमिलर ही है, बस एग्जैक्ट सेम इक्वेशन नहीं होता है रबर बैंड का। रबर बैंड को मैंने खींचा, थोड़ा सा खींचा और छोड़ा, तो आपको थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा खींच के छोड़ूंगा तो ज़्यादा लगेगा, मतलब जो फोर्स लगा रहा है रबर बैंड दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग। तो सिमिलर टाइप का इक्वेशन वहाँ पर भी है। सो ये हो गया अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा आइडिया। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड पता है मैंने, पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी पता है। सारे पार्टिकल का ये जो होगा ये सब सेम होगा। क्या क्या सेम होगा? पीरियड भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम और फ्रीक्वेंसी भी सेम, अगर वेव एक ही वेव उस मीडियम से जा रहा है तो सब पार्टिकल के लिए एक जैसा। द फेज, फेज मतलब क्या मैंने बताया था आपको, फेज क्या होता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। यहाँ देख लो, इसका फेज लेटर से 30 डिग्री है तो इसका कितना है? 90 डिग्री। इसका कितना है? 180। इसका फेज कितना है इस वाले का? 270 डिग्री और इसका 360 डिग्री। हर पार्टिकल का फेज अलग अलग है। सो फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ऑब्वियस बात है, तभी तो वेव बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। यहाँ पर देख लो, ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, जैसे ही वेव आगे जाएगा तो ये पार्टिकल भी मूव करना चालू हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। ऑल पार्टिकल्स मूव एज लॉन्ग एज द वेव इज पासिंग थ्रू देम। उनके थ्रू जा रही है वेव, तब तक वो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते रहेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का एग्जांपल लेते हैं। ये स्प्रिंग है, ये मास है कुछ तो, और इसको हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। कुछ होगा क्या? अब तक तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने इसको खींच के छोड़ दिया तो इट विल मूव लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये यहाँ से उस तरफ जा रहा है, एक लिमिट के बाद वो वापस आने वाला है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड ए तक जाएगा, यहाँ से वो रिटर्न आएगा, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर मोशन में वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी होता है 0। याद रखो, कभी भी टर्निंग पॉइंट होगा मोशन में, सो वेलोसिटी 0। दूसरा एग्जांपल क्या है? ये मार्कर का कैप है, मैंने ऊपर फेंका, जब वो रिवर्स आया तब उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या था? 0 था। वेलोसिटी फ्लिप हो रहा था, तो मोमेंटरीली द वेलोसिटी वाज 0। यहाँ पर और इस पॉइंट पे भी वो वापस से रिवर्स जाएगा, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगा। तो कहाँ मैक्सिमम होगा? इधर मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसे चलना मैंने पढ़ा है, उसका ग्राफ वगैरह सब कुछ वो देखना वीडियो। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यही मोशन इनका भी हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। ये हो गया अपना। आप इसका एक और एग्जांपल भी देख सकते हो। एक नहाते वक्त आप पानी का बकेट भरा हुआ है, उसमें मग्गा डाल दो वैसे उल्टा, ठीक है, और उसको ऐसे थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो, इट विल मूव अप एंड डाउन। सो दैट मोशन इज ऑल्सो SHM। उसका भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ लिख सकते हैं। तो वहाँ पर जो मोशन हो रहा है, इफ़ यू नोटिस दैट मोशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आने पे वो स्लो होता है, फिर वापस से जब वो अपने मीन पोजीशन पे चला जाएगा वहाँ पर बहुत तेज़ी से निकलता है, फिर वापस से एक्सट्रीम पे जाके स्लो हो जाता है। सो दैट हैपन्स। आप उसको स्लो मोशन कैमरा में कैप्चर करके देख सकते हो कि हाँ वहाँ पर वो स्लो हो रहा है, एक्सट्रीम पे स्लो हो रहा है और मीन पे उसका स्पीड ज़्यादा है। दैट यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो ऑल्सो। आगे बढ़ता है। द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। ये हो गया पॉइंट। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब
वेव आगे जाता है तो एनर्जी आगे जाती है और पार्टिकल आगे नहीं जाता है। इसका सेम एग्जांपल स्टिल वाटर पॉन्ड है ना। एक इमेजिन कर लो, हम लोग यहाँ बोट क्लब चले गए, बोट क्लब या फिर सोमेश्वर चले गए, वहाँ पर एक बोट है पानी में ऐसे स्टिल रुकी हुई है, ठीक है। अगर पानी के वेव्स क्रिएट हुए तो ये जो बोट है ये अप एंड डाउन मूव करेगी, ये बोट आगे नहीं जाएगी, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है हमें कि जो वेव है, वेव तो आगे निकल गई बट द पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, पार्टिकल्स विल नॉट अंडरगो दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोगेशन। पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन नहीं होगा, वेव्स का प्रोपोगेशन होगा। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नॉट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अगर मैटर का ट्रांसफर हो जाता वेव के साथ तो होता क्या, सारा का सारा पानी इधर शिफ्ट हो जाता। जिस तरफ वेव जा रही है, जैसे कि मैंने एक खाली स्टिल वाटर है, उसमें मैंने एक स्टोन डाल दिया, तो वेव्स कैसे बन रहे हैं, सर्क्यूलर। जैसे वेव जा रहे हैं, अगर उसके साथ मैटर जाता तो क्या होता, सारा का सारा पानी साइड में हो जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे आर नॉट प्रोपोगेटिंग, ओनली द एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम with a certain velocity. The velocity depends on the properties of the medium. वेव का वेलोसिटी मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, अपने को पता है। लाइट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा लाइट का वेलोसिटी? वैक्यूम में। सबसे कम कहाँ होता है? डायमंड में, या ऐसे मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। सो सॉलिड मीडियम्स, लिक्विड मीडियम्स में लाइट का वेलोसिटी कम है ना। उसके बाद और साउंड के साथ कैसा है? साउंड का वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा, कहाँ पर कम? वैक्यूम में साउंड का वेलोसिटी कितना? वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता, तो वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते। एयर में साउंड का वेलोसिटी कितना? 330-340 मीटर पर सेकेंड के आसपास। और सॉलिड मीडियम्स में या लिक्विड मीडियम्स में कम या ज़्यादा? ज़्यादा। साउंड जो है वो सॉलिड्स से ज़्यादा तेज़ी से जा सकता है, लिक्विड से थोड़ा कम। सॉलिड्स में मेरे ख्याल से कुछ 1500 मीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा है, लिक्विड्स में कुछ 1000 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, और एयर में 330 मीटर पर सेकेंड। सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड मीडियम्स, ठीक है। तो ये याद रखो, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की खास बात है, वो सॉलिड मीडियम्स में ज़्यादा फास्ट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये अपने को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, दो टाइप के होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव ऐसा जा रहा है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, एक रस्सी ले लो, दीवार से बांधो और ऐसे ऐसे मूव करो, उस रस्सी में क्या बनेगा, उस थ्रेड में वेव बनेगा जो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। और जो थ्रेड है वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहा है, देखा जाए तो वो रस्सी आगे नहीं जा रही है, उसके अंदर से जो वेव जा रही है दैट इज मूविंग फॉरवर्ड। सो द वेव मूव्स फॉरवर्ड एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है? द पार्टिकल्स वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मेरी साउंड वेव यहाँ से आपकी तरफ आ रही है और एयर के जो कॉलम में वाइब्रेशन हो रहा है, एयर के जो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ। अगर मेरी वेव इस तरफ आ रही है तो एयर के वाइब्रेशंस जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, इसलिए उसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं। अलोंग लेंथ, लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? अलोंग लेंथ, जिस तरफ वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन है। ट्रांसवर्स मतलब लेंथ को परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स मतलब लेंथ को परपेंडिकुलर, मतलब अगर वेव ऐसा जा रहा है तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्कशन। इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन 6.1, यू कैन लुक एट इक्वेशन 6.1, y ऑफ x, t, y ऑफ x, t, ऐसा कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है बताओ जरा। y ऑफ x, t इज फंक्शन ऑफ x माइनस vt, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है वो बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन से आप बता सकते हो। y एज अ फंक्शन ऑफ x, t, इसका मतलब क्या है? हमारा जो वेव है वो पोजीशन के साथ आगे आगे बढ़ रहा है, सो वहाँ पर x आएगा। टाइम के साथ भी आगे बढ़ रहा है, सो टाइम भी आएगा। सो हमारा जो वेव है इट इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन मतलब स्पेस
and t, function of time. So your wave is function of space and time. ये क्लियर है? ये स्पेस है, ये टाइम है. x पोजिशन मतलब स्पेस, t टाइम है. एंड इट इज़ फंक्शन ऑफ, ये ऐसे लिखा हुआ है x माइनस वी टी. ठीक है, यही चीज़ ऐसा कुछ तो x माइनस वी टी का फंक्शन होगा. इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक है, ये f मतलब क्या, इट कुड बी साइन, कॉस या कोई और इक्वेशन हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल दिखता है वेव इस तरह का. एंड इन दैट इक्वेशन v इज़ द स्पीड ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. वहाँ पर वो जो v है, इस टाइप का अगर फॉर्मेट में मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूँ तो ये जो v है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव. वेलोसिटी ऑफ वेव याद रखना, दो चीज़ें हैं. ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी अलग है. वेव आगे जा रहा है, उसका वेलोसिटी अलग है. ठीक है, सो दिस इज वेव वेलोसिटी. दूसरा होता है पार्टिकल्स का वेलोसिटी. दीज आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, वेव वेलोसिटी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं. अब आपके बुक में आगे आ जाओ, 6.2 इक्वेशन देखो, नीचे थोड़ा आ जाओ उसी बुक में. क्या इक्वेशन दिख रहा है? y ऑफ x, t इज a sin kx माइनस ओमेगा टी. देखो बोर्ड पे जो लिखा है वैसे ही टाइप का इक्वेशन है. ठीक है, बस यहाँ पर उन लोगों ने kx को आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये भी एक फॉर्मेट है. मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन थोड़ा बहुत वेरी करता है बुक टू बुक. साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल फॉर्मेट. फाई नहीं लिखना तो फाई को हटा दो, ये भी हो गया. ये भी वेव है, प्लस फाई लिख दोगे तो ये भी वेव है, ऐसा लिख दोगे तो भी ये भी वेव है. इसमें और इसमें फ़र्क क्या है वो समझो. kx वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर kx वाली टर्म पॉजिटिव है. ये बता रही है कि दिस वेव प्रोपोगेट्स इन, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही थी, ये कहाँ जाएगी? नेगेटिव x डायरेक्शन में. तो इन इक्वेशन से पता क्या चलता है, यहाँ की टर्म्स हमें सिर्फ डायरेक्शन बताती है. अदरवाइज ये भी वेव का ही इक्वेशन है, ये भी वेव का ही इक्वेशन, सेम वेव, सिर्फ एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डायरेक्शन तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, ये डायरेक्शन लेफ्ट है या ये राइट है, ये हमारा परसेप्शन है. ठीक है, उस हिसाब से इक्वेशंस वेरी करेंगे. आपके बुक में ये सेकेंड वाला इक्वेशन भी दिया है 6.3, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी की जगह प्लस ओमेगा टी वाला इक्वेशन भी आ सकता है ना. डजेंट मैटर, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शंस में फ़र्क पड़ता है, वेव का नेचर सेम रहता है. ठीक है, सो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन. अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. ये भी पहले 11th में था रिफ्लेक्शन टॉपिक, अभी 12th में आ गया है. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. इसके जो टर्म्स है ना बच्चों, ये आप लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. इफ़ यू हैव ट्रांसवर्स पल्स, लेट अस से मेरे पास एक स्ट्रिंग है. ट्रांसवर्स पल्स मतलब मैंने इस तरह का एक ट्रांसवर्स पल्स ऐसा झटका देके छोड़ दिया. ऐसा सपोज दीवार है, ठीक है, सामने रिजिड वॉल है, यहाँ पर रिजिड वॉल मतलब ये कोई तो बाउंड्री है. यहाँ से वेव जैसे ही आगे जाएगी, लेट अस से दिस इज अ पल्स, ट्रांसवर्स पल्स, आगे जाएगा. इस पॉइंट पे क्या होगा, देयर इज बाउंसिंग बैक ऑफ एनर्जी. यहाँ से जाएगी ये एनर्जी इधर, वो बाउंस बैक होगी और यहाँ से ये जो वेव है, ये जो पल्स है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी. दिस विल हैपन विद द वेव. यहाँ से वेव गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट आई, रिफ्लेक्ट करके आ गई. तो ये जब रिफ्लेक्ट करके आएगी, ये फॉरवर्ड मूविंग वेव है, जब ये रिफ्लेक्ट करके आएगी, सो इन दैट केस यू विल नोटिस दैट द सेम वेव एम्पलीट्यूड आप इमेजिन कर लो कि सेम है. ठीक है, अब मेरा डायग्राम तो उतना परफेक्ट हो नहीं सकता, ये एम्पलीट्यूड सेम है ऐसा इमेजिन कर लो. सो द क्रेस्ट ऑफ वेव बिकम्स ट्रफ ऑफ वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो क्या हो गया, वेव फ्लिप कर गई, क्रेस्ट जो था वो क्या बन गया, ट्रफ बन गया. वेव्स रिफ्लेक्ट करती है, ये सबको पता है क्या. अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जो साउंड वेव्स है ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है. कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से, इधर से. पर्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पर्दे उसको रिफ्लेक्ट होने में रिफ्लेक्ट नहीं होते पर्दे से लाइक साउंड वेव्स. ठीक है, तो पर्दे या सॉफ्ट मैटर जो होता है दैट एब्जॉर्ब्स द रिफ्लेक्शन. आपकी बॉडी भी सॉफ्ट है, तो आपकी बॉडी भी मेरे जो साउंड के रिफ्लेक्शन है या साउंड के वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है इस वक्त. ठीक है, तो खाली कमरा होगा
उसमें अलग तरह का आवाज़ आता है, आपने फील किया होगा। और वही भरा हुआ कमरा है, चीज़ें भरी हुई है उसमें, तो साउंड वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती है, तो रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, एंड दैट कॉजेज दैट इफेक्ट, जिसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। हॉल में बात करते वक्त जो इफेक्ट आता है खाली हॉल में, तो दैट इज़ रिवर्बरेशन, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेव गया, रिफ्लेक्ट होके जब आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ। अगर ट्रफ गया होता तो ट्रफ का क्या हो जाता, क्रेस्ट हो जाता। ये हो गया एक रूल। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स, ये लिख लो, डायग्राम ही बना लो सीधा। ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड वॉल। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसके बाद वाला लॉन्जिट्यूडनल वेव ले लेते हैं। compression, rarefaction, compression, rarefaction। ये फॉरवर्ड मूविंग वेव है, ये एरो बता रहा है कि वेव का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन और वापस ये कंप्रेशन। मेरे डायग्राम्स बहुत अच्छे नहीं है, आप थोड़ा सा समझ लो। सो व्हेन यू हैव longitudinal wave, it reflects to a solid boundary. Rarefaction reflects as rarefaction. Rarefaction गया, वापस भी rarefaction आएगा। compression गया, वापस से compression आएगा। compression reflects as compression, rarefaction reflects as rarefaction। यहाँ पर crest reflects as trough, trough reflects as crest। यहाँ पर compression ही हो रहता है, rarefaction ही रहता है। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट बिहेव्स एज रेयरर मीडियम, ये वाला पार्ट यहाँ पर। और ये जो रिजिड वॉल है, दिस बिहेव्स एज डेंसर मीडियम। आपके बुक में ये वाले वर्ड्स यूज़ किया, इसलिए मैं बुक वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड वॉल को कनेक्ट कर दोगे, दैट वॉल बिहेव्स एज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो रेयरर मीडियम का काम करेगा। ये डायग्राम बना लो और डायग्राम एज इट इज़ याद रखो क्या हो रहा है इसमें, ये याद ही रखना ज़्यादा बेटर है। हो गया डायग्राम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 टेक्स्ट बुक में। ये एग्जाम्पल 1 बताया मैंने, एग्जाम्पल 1 में सेकेंड केस बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताई है, ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पल्स सेंट एज क्रेस्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेडर मीडियम, मतलब डेंसर टू रेयर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर मैं लिख लूँ, ये हटा दूँ, ये वाला पार्ट सिर्फ इधर का थोड़ा सा हटाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2।
reflection of wave from denser to rarer. इसका एग्जाम्पल क्या है? अपनी स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी और यहां पर इंस्टेड ऑफ वॉल वी विल कनेक्ट अ रिंग. ठीक है, यहां पर एक रिंग रहेगा और ये वॉल की जगह एक रॉड है, एक रॉड, और रॉड के अंदर एक रिंग लगी हुई है और उस रिंग को हमने वो रस्सी बांध दिया और यहाँ से हमने स्ट्रिंग पल्स भेजा, ट्रांसवर्स पल्स. What you will notice is the pulse reflects as it is. जैसा गया वैसा का वैसा पल्स आ गया. So crest गया, वापस से क्या आ गया? crest आ गया. So when you have wave traveling from denser medium to rarer medium, उसके साथ ये होगा. इसलिए ये सारे एग्जांपल्स दिए याद रखने के लिए. ये वापस से रिंग है. So crest reflects as crest, trough reflects as trough. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल में क्रेस्ट ही है, मैंने ट्रफ वाला ड्रॉ नहीं किया है. क्या याद रखोगे? व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज क्रेस्ट, ट्रफ रिफ्लेक्ट्स एज ट्रफ. ठीक है, कितना बज रहा है देखो जरा वीडियो में, 9 बज रहे. ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट करता है. एग्जाम्पल 3 देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ क्रेस्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम इन केस ऑफ लाइट स्ट्रिंग. ये क्या है? ओके, अब ऐसा लिया है कि यहाँ पर हमारी वेव जो है वो डेंसर मीडियम से आ रही है. अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया है? एक वेव डेंसर से आ रही है, दूसरी रेयरर से आ रही है, ऐसा एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल नंबर 3, ये इरेज कर दो लेफ्ट साइड. थर्ड एग्जाम्पल बुक में जो दिया है, ये सारा आप याद कर लो, इसके पीछे ज़्यादा फिजिक्स में घुसो मत. मोमेंटम ट्रांसफ़र वगैरह वाली चीज़ें हैं वहाँ पर, हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे. थर्ड एग्जाम्पल, एक हेवी स्ट्रिंग लिया है, हेवी स्ट्रिंग. हेवी स्ट्रिंग के लिए अपने को मोटा मार्कर चाहिए, मोटा मार्कर. हेवी स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग. लाइट का मतलब है हल्की, वजन कम है उसका. इसका वजन ज़्यादा है, उसका वजन कम है. मास पर यूनिट लेंथ इधर की स्ट्रिंग का ज़्यादा है, उधर की स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कम है. ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, एक आपने मोटा रस्सी लिया, उसको यहाँ पर पतली रस्सी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से पल्स छोड़ा. ऑब्वियस बात है, ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? जिसका मास ज़्यादा है ऑब्वियसली डेंसर है, तो ये डेंसर मीडियम है. डेंसर, ये है रेयरर. ठीक है, और अब यहाँ पर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रैक्शन बोल सकते हो, क्योंकि वेव थ्रू जा रहा है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन नहीं है रियलिटी में, आगे जा रहा है वेव, है ना. इट इज़ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अब क्या होगा देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये थोड़ा डायग्राम बनाना टाइम पास है इसमें. ये आपका डेंसर मीडियम का वेव, यहाँ से जो पल्स है वो कहाँ चली गई? दूसरे मीडियम में चली गई. लुक एट द साइज ऑफ पल्स. ये बुक में उन लोगों ने ढंग से नहीं दिया है,
साइज ऑफ पल्स बढ़ता है। बुक में ये डायग्राम में करेक्शन की ज़रूरत है। हेवी मीडियम से जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो पल्स एज इट इज़ रहेगा, बट द साइज ऑफ पल्स विल इंक्रीज। ठीक है, हाँ वेव तो वही रहेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और इसी का उल्टा होगा जब हमारी वेव रिवर्स आएगी, और रिवर्स आते वक्त थोड़ा और ख़ास बात होगी यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ रहेगी हाँ बच्चों, एक चीज़ रहेगी इस पॉइंट पर, सिंस इट्स अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा, देयर इज रिफ्लेक्शन ऑल्सो, रिफ्लेक्शन रह गया बताना। सो देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑल्सो, एंड लुक एट द साइज, ऑल्सो लुक एट द साइज, है ना। इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम साइज होगा। ये वेव इधर जाएगी, जो वेव आगे गई थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है और रिफ्रैक्ट होके भी जा रही है। सो देयर इज रिफ्रैक्शन ऑल्सो, रिफ्लेक्शन ऑल्सो, दोनों होगा यहाँ पर। ठीक है, सो यू विल हैव टू वेव्स, वन इज मूविंग फॉरवर्ड, वन इज मूविंग बैकवर्ड, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, इन दिस केस ये डेंसर है, वो रेयर है एज इट इज। अब नेक्स्ट केस, अगर वेव पल्स वहाँ से भेजते तो क्या होता, है ना। सो नाउ ये केस नंबर 1 हो गया, इसी का केस नंबर 2, अगर वेव उधर से भेजते तो क्या होता। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है डायग्राम से बनाना। यहां से वेव भेजने पे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ से वेव भेजेंगे तो ऑब्वियस बात है ये वेव इधर तो जाएगा ही, और सिंस ये वेव ट्रांसवर्स वेव है जो रेयरर से डेंसर जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव जब रेयरर से डेंसर जाता है, इससे पहले वाला केस था, ट्रांसवर्स वेव रेयरर से डेंसर जाता है तो वो क्या होता है, फ्लिप होता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है जो रेयरर से डेंसर जा रहा है, ये रेयरर है और ये क्या है, डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाते वक्त क्या हो जाएगा, इस वेव का ये फ्लिप होके वापस जाएगा। तो मेरा जो सेकेंड डायग्राम होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन का, उसमें यही वेव फ्लिप होके वापस जा रहा है। ठीक है, लेकिन सिंस ये मीडियम में से रिफ्रैक्ट होके आगे भी जाने वाला, तो यू विल नोटिस वन मोर वेव मूविंग फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो एक वेव इधर जाएगा, एक वेव इधर जाएगा, ये अपना जॉइंट है यहाँ पर। अब सिर्फ डायग्राम को शेडिंग बीडिंग दे देता हूँ मैं, बना लो ये डायग्राम। साइज के बारे में सोचो, इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। इसका साइज सेम नहीं हो सकता क्योंकि इधर थोड़ा एनर्जी गया है ना, तो इसके कंपैरिजन में छोटा लेकिन इसके कंपैरिजन में बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ा, ये छोटा, ये सबसे बड़ा। साइज अपने टेक्स्ट बुक में ढंग से दिया नहीं है, तो वो आपको खुद अपना लॉजिक लगा के समझना है। कौन सी वाली, ये इधर ये जो जा रही है, इसने एनर्जी लेके आया, उसकी एनर्जी दो जगह डिवाइड हो रही है। यहाँ पर वो लाइट स्ट्रिंग होने की वजह से एम्पलीट्यूड दिख रहा है ज़्यादा, यहाँ पर हैवी स्ट्रिंग होगी लेकिन कम एनर्जी है ना इससे, तो ऑब्वियस बात है एम्पलीट्यूड कम होगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके कंपैरिजन में ये छोटा सा होगा और ये ज़्यादा बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है तो ये इसके कंपैरिजन में ये छोटा होना है क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, और कुछ एनर्जी यहाँ चले गई इसलिए इसको भी छोटा होना है। अगर ये रिजिड वॉल होती तो एज इट इज़ उतना ही एम्पलीट्यूड से रिफ्लेक्ट हो जाता। रिजिड वॉल नहीं है इसलिए थोड़ा सा एनर्जी इधर जा रहा है, थोड़ा एनर्जी इधर जा रहा है, इसलिए एम्पलीट्यूड्स कम आ रही है। ठीक है, एनर्जी या इंटेंसिटी जो होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये रिजल्ट याद रखो। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसलिए क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो गया तो एम्पलीट्यूड्स भी कम हो जाएगी। डायग्राम सही बनाए के एक बार देख लो, ये इधर जा रहा है, ये रिवर्स, हाँ सही है। इधर क्या बोला है बुक में, आगे जा रहा है, एक आगे गया एक रिवर्स गया, सही है। अभी जो पल्स के साथ हो रहा है वही वेव के साथ भी होगा, पूरा वेव बनाने की ज़रूरत नहीं है। पल्स के साथ जो हो रहा है सेम होगा वेव के साथ। आपको ये कंडीशन सीधा सीधा याद रखनी है, ख़त्म। अब देखो अगले पेज पे आ जाओ, पेज 134 पे।
लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन देखो, डायग्राम बुक में ही देखो, अभी ये पढ़ा चुका हूँ तो बुक में देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब वॉल है तो साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन जैसे ही आ जाएगा, रेफ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगा, कोई फ्लिपिंग नहीं होगा। ट्रांसवर्स वेव में फ्लिप हो जाता है वेव, क्रेस्ट का ट्रफ होता है, यहाँ पर कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन, रेफ्रैक्शन का रेफ्रैक्शन, कोई चेंजेस नहीं होंगे, डायरेक्शन में चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। रेयर मीडियम में तो क्या होगा, देखो क्या बोला है, रेयर मीडियम में अगर कॉम्प्रेशन गया तो रेयर फ्रैक्शन आएगा। ये डेंसर मीडियम है, उधर रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर जाते वक्त कॉम्प्रेशन गया, वापस कौन आएगा, रेयर फ्रैक्शन आएगा, तो उल्टा होगा। जो ट्रांसवर्स वे में रूल थे उसके उल्टे रूल्स यहाँ लगा दो, खत्म। जो मैंने रूल्स पढ़ाए ट्रांसवर्स वे में उसके सारे उल्टे रूल्स लॉन्जिट्यूडनल में, पूरा उल्टा काम करेगा वेव। आगे बढ़ो, और कुछ डायग्राम्स है क्या, खत्म हो गया, इतना ही है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।